ये एक ऐसी जेल है जिसमें कोई दीवार नहीं है। कैदी यहाँ गार्ड्स की आंखों के सामने से आसानी से भाग सकते हैं, लेकिन आज तक कोई भी यहाँ से बचकर नहीं निकल पाया है। एक ऐसी शानदार ब्रिटिश सीरीज जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, स्टैग। चलिए इसे एक साथ देखते हैं। हमारा हीरो स्टू अपनी शादी से पहले अपनी आखिरी बैचलर पार्टी मनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने बहुत दूर समंदर पार साउथ अमेरिका को चुना है, क्योंकि यहाँ के नजारे तो खूबसूरत है ही, साथ ही एक और ऐसी चीज मिलती है जो कहीं और नहीं, वो है ड्रग्स की आजादी। स्टू अपने दोस्तों के साथ साउथ अमेरिका में 7 दिन और 7 रात जमकर पार्टी करता है। जब वे वापस यूके जाने के लिए निकलते हैं तो किसी ने नहीं सोचा था कि आते वक्त तो सब ठीक था, लेकिन वापसी में एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार करते हुए स्टू की नजर रयान पर पड़ती है। उसने अपनी जेब में ड्रग्स का एक छोटा पैकेट छिपा रखा था और उसे यूके ले जाना चाहता था। ये देखकर स्टू के तो होश ही उड़ गए। यार क्या तुम सिक्योरिटी वालों को पागल समझते हो? इस तरह खुल्लम खुल्ला ड्रग्स ले जाना तो सीधा जेल जाने का रास्ता है। लेकिन रयान एकदम चिल था। उसने कुछ नहीं कहा और सीधा सिक्योरिटी वालों की तरफ चल दिया और बड़े आराम से उनके सामने से निकल गया। उसकी ये हिम्मत देखकर बाकी दोस्तों की जान हलक में आ गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रयान का बेफिक्र अंदाज सिक्योरिटी वालों को चकमा दे गया। उन्होंने मेटल डिटेक्टर से उसे चेक किया और फिर जाने दिया। सब हैरान थे कि इस लड़के में वाकई कुछ तो बात है। खैर ये डर बस पल भर का था। जब सबको लगा कि अब सब ठीक है और वे चैन की सांस ले रहे थे, तभी उनके दोस्त ग्रेग को कुछ होने लगा। वो बहुत दर्द में अपना पेट पकड़कर बैठ गया। मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है मुझे कुछ चाहिए, मुझे लगता है मुझे कुछ चाहिए। और फिर उसके मुंह से झाग निकलने लगा। तभी पुलिस के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन सबको पूछताछ वाले कमरे में ले जाया गया। असल में इस बेवकूफ ग्रेग ने ड्रग्स से भरे गुब्बारे निकल लिए थे ताकि वो अपने शरीर में छिपाकर ड्रग्स ले जा सके, लेकिन वो गुब्बारे उसके पेट में फट गए, जिसकी वजह से उसके मुंह से झाग निकलने लगा था। पर सबसे बड़ी मुसीबत तो अभी बाकी थी। कुछ देर बाद पुलिस वाले कमरे में घुसे और उन्होंने उन सभी की तलाशी लेना शुरू कर दिया। और तभी रयान के पास से ड्रग्स का वो छोटा पैकेट भी मिल गया। अब तो काम तमाम था। वो लाख सफाई देते रहे पर किसी ने नहीं सुनी। उन्हें ड्रग डीलर मानकर समंदर के बीच एक दूर आइलैंड वाली जेल में भेज दिया गया। आइलैंड के गेट पर बंदूकों से लैस कई मिलिट्री पुलिस वाले खड़े थे। समंदर के बीचों बीच बसा ये आइलैंड देखने में ही बहुत डरावना लग रहा था। वहां पहुंचते ही स्टू ने देखा कि गार्ड्स लाशें ठिकाने लगाने में लगे हैं। एक के बाद एक लाश फेंकी जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इस जगह से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो है मौत। इसके बाद उन्हें बाकी कैदियों के साथ जेल की गाड़ी में बैठाकर आइलैंड के बीचों बीच बनी जेल में ले जाया गया। ये जेल बड़ी अजीब थी। इसके चारों तरफ कोई दीवार नहीं थी। तजुर्बेकार डेविड ने गाड़ी से उतरते ही समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या इन्हें डर नहीं लगता कि कैदी भाग जाएंगे? तभी अचानक एक कैदी पूरी रफ्तार से जेल के बाहर की तरफ भागने लगा और टावर पर खड़े गार्ड्स ने उसे देख भी लिया। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि गार्ड्स ने उसे रोका तक नहीं और आराम से भागने दिया। ये देखकर स्टू और उसके दोस्त हैरान रह गए। अपने सामने एक आदमी को गायब होते देख सब बुरी तरह डर गए थे। उन्हें समझ आ गया कि ये जेल जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। डर के बाद उन्हें एक और बात महसूस हुई कि यहाँ का तौर तरीका बहुत ही अजीब है। गार्ड्स उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। खाली खड़े रहने से तो कोई फायदा नहीं था। इसलिए डेविड ने कहा कि हमें सबसे पहले यहाँ के जेलर को ढूंढना चाहिए। शायद उसके जरिए हम यूके एम्बेसी से बात कर सके। आपस में बात करने के बाद सबने अलग अलग काम बांट लिए। डेविड अपने बेटे केविन को साथ ले गया जो थोड़ा बहुत स्पेनिश जानता था, ताकि जेलर को ढूंढ सके। वही स्टू, रयान और हैरी के साथ मिलकर बेहोश हुए ग्रेग के लिए एक डॉक्टर ढूंढने निकल पड़ा और ह्यूगो वही रुक गया। एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाकर सब जेल के अंदर गए, लेकिन अंदर भी उन्हें गार्ड्स नहीं बल्कि 2 खूंखार दिखने वाले कैदी मिले। अंदर का नजारा किसी मछली बाजार जैसा था। सारे कैदी आजाद घूम रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ काफी खुश हैं। स्टू और उसके दोस्त अंदर घूमते रहे और आखिरकार बोर्ड पढ़ते हुए एक ऐसे कमरे के पास पहुंचे जिस पर लोहे का बड़ा सा दरवाजा लगा था। क्या तुम डॉक्टर हो? ये मनहूस जगह तो सच में अजीबोगरीब सरप्राइज से भरी है। वो डॉक्टर कम और कोई खतरनाक गुंडा ज्यादा लग रहा था। भाषा समझ न आने की वजह से दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अपने दोस्त की जान बचाने के लिए स्टू किसी भी हद तक जाने को तैयार था और इशारों में उसे अपनी बात समझाने लगा। खुशकिस्मती से वो डॉक्टर मान गया और उन्हें अंदर ले गया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक आदमी को बिना कपड़ों के बर्फीले पानी में रखा गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से कोई अंग निकाला जाने वाला है। स्टू और उसके दोस्त समझ गए कि ये कोई क्लिनिक नहीं बल्कि एक इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग का अड्डा है और वो खुद चलकर मौत के मुंह में आ गए हैं। जब उन्हें लगा कि अब उनकी भी बारी आने वाली है तो हैरी ने पास रखी एक कुर्सी उठाकर सीधे डॉक्टर के सिर पर दे मारी। बेचारे डॉक्टर का सिर फूट गया और खून बहने लगा। तभी बर्फीले पानी में लेटे हुए उस आदमी ने बोलना शुरू किया। ये दाढ़ी वाला आदमी इंग्लिश बोल सकता था। उसने कहा कि अगर वो लोग उसे खोल देंगे तो वो उनकी जान बचाने में मदद करेगा। चूंकि उन्हें वहां किसी की भाषा समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने दाढ़ी वाले की बात पर भरोसा कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे बाहर निकाला, वो कमीना अपनी बात से मुकर गया। दाढ़ी वाला पीछे मुड़कर देखे बिना ही वहां से भाग निकला, जैसे कि वो जगह कोई मौत का कुआं हो। उधर डेविड और उसके बेटे केविन की किस्मत भी कुछ खास नहीं थी। बहुत मुश्किल से वो जेलर से मिल पाए, वो भी सिर्फ वीडियो कॉल के जरिए। वो आदमी तो कुछ ज्यादा ही लापरवाह था। डेविड ने उससे कहा कि वे यूके के नागरिक हैं और उन्हें यूके पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन जेलर ने एक ही झटके में उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने बताया कि ये एक बिल्कुल नए सिस्टम वाली एक्सपेरिमेंटल जेल है, यहाँ से जब मर्जी आना जाना मुमकिन नहीं है। इतना बोलकर ही वीडियो कॉल कट गई। डेविड और उसका बेटा तो जैसे टूट ही गए। उनका ड्रग से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वे इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गए थे। पर इससे भी बुरा ये हुआ कि जब वे लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि 2 आदमी ग्रेग को घसीट कर ले जा रहे हैं। किसी भी नए पंगे से बचने के लिए उन्होंने चुपचाप पीछे पीछे जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक आलीशान घर के पास पहुंचे। यहाँ के गार्ड्स जेल के गार्ड्स जैसे नहीं थे, बल्कि बंदूकों से लैस हटे कटे गुंडे लग रहे थे। ये सब देखकर वे और भी हैरान हो गए। आखिर ये कैसी जेल है? अंदर और बाहर में इतना फर्क कैसे हो सकता है? इसी
हैरानी के साथ वो लोग घर के बिल्कुल अंदर पहुंच गए। वहां उस घर की मालकिन एक चाकू से टमाटर काट रही थी और ये टमाटर शायद बता रहा था कि इन बेचारों का भी आगे चलकर यही हाल होने वाला है। वे भी इसी कटे हुए टमाटर की तरह कटने वाले थे और ठीक वैसा ही हुआ। जब सब बैठ गए तो उस औरत ने साफ साफ कह दिया कि अगर अपनी जान चाहिए तो $2 मिलियन दो, वरना वो उन सबको काटकर उनके घर यूके पार्सल कर देगी। ये सुनकर सब सन्न रह गए। ये कोई जेल नहीं थी बल्कि सीधा गुंडों का अड्डा था। उन्होंने सोचा था कि जेल आना ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी बदनसीबी है, पर अब उन पर इतना बड़ा कर्ज भी चढ़ गया था। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और वो चुपचाप वहां से बाहर निकल आए। पर जैसे ही वो लोग दरवाजे से बाहर आए, एक टैटू वाला आदमी उनके पास आया और उन्हें एक अलग कमरे में ले गया। ये कमरा हथियारों से लैस खूंखार आदमियों से भरा हुआ था। ये लोग पहले वाले गार्ड से बिल्कुल अलग और बहुत खतरनाक लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आतंकवादी हो। कमरे में पहुंचने पर दोस्तों ने स्टू को एक अच्छी खबर दी, वो ये कि उनकी गुमशुदा दोस्त सारा मिल गई थी। पुलिस स्टेशन से उसे भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और अब वो भी उसी जेल में थी। लेकिन एक बुरी खबर भी थी। उन आतंकवादियों का बॉस उनसे एक चीज की डिमांड कर रहा था, एक जिंदा इंसान की किडनी। चूंकि उन्होंने डॉक्टर का सिर फोड़ा था और उस दाढ़ी वाले को भगा दिया था, इसलिए अब उन्हें उसके बदले अपनी किडनी देनी पड़ेगी। पर किडनी निकालने से पहले उस बॉस को डॉक्टर से पहचान करवानी थी कि उसे किसने मारा था। सब लोग खौफ में थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये बॉस सच में ऐसा करेगा। और तो और उसने एक और शर्त रखी कि उन दोस्तों में से ही कोई एक हैरी की किडनी बाहर निकालेगा। ये सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और सबने सारा की तरफ देखा, क्योंकि सिर्फ उसने ही मेडिकल की पढ़ाई की थी। सारा ने धीरे धीरे हैरी के पेट के दोनों तरफ एक चीरा लगाया और फिर जोर से दबाया, जिससे एक किडनी बाहर आ गई। सच में किडनी निकालने के लिए पेट के सामने से ही काटना पड़ता है। कुछ देर बाद दूसरी किडनी भी निकाल ली गई, लेकिन ऐन मौके पर सारा के हाथ से फिसलकर एक किडनी नीचे गिर गई। अब तो काम ही खराब हो गया। जहां उन्हें 2 किडनियां चाहिए थी, वहां अब सिर्फ एक बची थी। इसका मतलब था कि अब बाकियों में से किसी एक को अपनी किडनी देनी पड़ेगी। लेकिन किसकी? इसके लिए डेविड ने एक लकड़ी को 5 टुकड़ों में तोड़ा। जिसके हिस्से में सबसे छोटी लकड़ी आएगी, उसकी किडनी निकाली जाएगी। सबने एक एक लकड़ी उठा ली और डेविड के हाथ में जो लकड़ी आई वो सबसे छोटी थी, यानी अब डेविड को अपनी एक किडनी देनी होगी। लेकिन डॉक्टर और बॉस ने डेविड की किडनी लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसके शरीर के अंगों की कोई खास कीमत नहीं थी। इसलिए अब उन 4 नौजवानों में से ही किसी एक को चुनना था। उनके बीच ह्यूगो की लकड़ी सबसे छोटी थी, इसलिए अब ह्यूगो की बारी थी। ये देखकर स्टू ने उसे तसल्ली दी और वादा किया कि वो उसके हिस्से का $2 मिलियन का कर्ज खुद चुका देगा। ये सुनकर ह्यूगो इसके लिए राजी हो गया। उन चारों में से केविन के पास सबसे लंबी लकड़ी थी, लेकिन अपने दोस्त की किडनी जाते देख उसने चुपके से अपनी लकड़ी को पीछे ले जाकर 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और ह्यूगो से झूठ बोला कि उसकी लकड़ी ही सबसे छोटी थी। ऐसा कहकर वो ह्यूगो की जगह उस बर्फीले पानी वाले टब में बैठने जा रहा था। डेविड ने फौरन अपने बेटे को रोका, पर बॉस ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। किस्मत से उसी वक्त उस बॉस को एक बहुत जरूरी काम आ गया और उनकी जान बच गई। बॉस के जाने के बाद हैरी की लाश को भी ले जाया गया। शायद उसे समंदर में मछलियों का खाना बनने के लिए फेंक दिया जाएगा। सब बुरी तरह टूट चुके थे। किसी ने नहीं सोचा था कि 10 साल से भी पुराना दोस्त इस तरह उन्हें छोड़कर चला जाएगा। रात को रयान ने धीरे से स्टू से अपने मन का शक बताया। उसने कहा कि जब ड्रग्स सिर्फ ग्रेग लाया था, तो उन सबको यहाँ क्यों बंदी बनाकर रखा गया है? इसका मतलब ग्रेग की तरह कोई और भी है, बस वो लोग उस इंसान को पहचान नहीं पा रहे। अगले दिन वो दोनों गुस्से में उस हवेली पहुंचे, क्योंकि उस लेडी बॉस और उनके बीच ये डील हुई थी कि जब तक $2 मिलियन नहीं मिल जाते वो ग्रेग का इलाज करेंगे। इसीलिए उस वक्त ग्रेग हवेली में ही था और सारा उसकी देखभाल कर रही थी। अंदर जाने से पहले सारा ने उनसे कहा कि वे अपने गुस्से पर काबू रखें, वरना गार्ड्स आ जाएंगे। वो मारा गया। क्या मतलब वो मारा गया? उन दोनों के लिए गुस्सा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। आखिर उनके दोस्त हैरी की मौत उसी की वजह से हुई थी, लेकिन ये बेवकूफ यहाँ आराम से बिस्तर पर लेटा था। हैरी की मौत की खबर सुनकर भी ग्रेग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तीनों को बताया कि उसके पास बाहर निकलने का एक रास्ता है, क्योंकि उसका बॉस बहुत पहुंच वाला और खतरनाक आदमी है। बस एक फोन चाहिए। अगर वो उसे सारी सच्चाई बता दे तो वो उन्हें यहाँ से बाहर निकाल लेगा। उन दोनों को लगा कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर यकीन कर लिया और कमरे से बाहर आ गए। पर अब सवाल था कि एक चालू फोन कहां से लाए? उन्हें याद आया कि पिछली रात केविन ने हैरी की उंगली से उसकी अंगूठी उतारी थी। वो दोनों उस अंगूठी को चुपके से लेकर उस जगह पहुंचे जहां लाशें ठिकाने लगाई जाती थी। अगर कोई लावारिस लाश होती है तो उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं और काम का सामान निकाल लिया जाता है और अंत में उन्हें कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर परिवार या दोस्त पैसे खिला दें तो उन्हें बिना काटे सीधा समंदर में फेंक दिया जाता है। स्टू और रयान हैरी की शादी की अंगूठी लेकर मैनेजर के पास गए और झूठ बोला कि वे चाहते हैं कि उनके दोस्त को, लेकिन फिर उसने बात घुमा दी और कहा कि उसे बाहरी दुनिया से संपर्क करने के लिए एक मोबाइल चाहिए। मैनेजर को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी और वो उन दोनों के हाथ में मौजूद अंगूठी की तरफ आकर्षित हो गया, इसलिए उसने अपना टूटा हुआ मोबाइल उन्हें दे दिया। मोबाइल मिलने के बाद अब उसे ग्रेग तक पहुंचाना था। वे दोनों अभी प्लान बना ही रहे थे कि बदकिस्मती से उनका सामना पीटर और ह्यूगो से हो गया। इसलिए सैम ने मोबाइल पहुंचाने का जिम्मा लिया और रयान उन दोनों को संभालने के लिए रुक गया। रयान ने थोड़ी चालाकी दिखाई और उनसे झूठ बोला कि उसने अंगूठी के बदले हैरी के लिए एक कब्र की जगह ले ली है जो जेल के बाहर ही है। उसकी इन बातों से उनका शक दूर हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सैम ने पहले ही ग्रेग के साथ मिलकर प्लान बना लिया था। दोनों की पब्लिक टॉयलेट में मुलाकात हुई और ग्रेग ने मोबाइल मिलते ही सबसे पहले अपने बॉस को कॉल किया। बॉस में उन्हें वहां से बाहर निकालने की ताकत तो थी, लेकिन अब सवाल ये था कि वे जेल में बंद क्यों है। अगर बॉस को सच पता चल गया तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। इस समय ग्रेग का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। उसने चुपके से पास खड़े सैम से कहा कि उसे ही सारी जिम्मेदारी अपने सिर लेनी होगी। अगर बॉस उसे बचा लेता है तो वो सैम को भी अपने साथ बाहर निकाल लेगा।
का, लेकिन अगर सैम नहीं माना तो वो सैम का राज बाकी सभी लोगों को बता देगा। ये एक तरह से गुजारिश भी थी और धमकी भी। सैम ने देखा कि उसने बड़ी मुश्किल से उस बेवकूफ रयान से पीछा छुड़ाया था और अब ग्रेग उसे ब्लैकमेल कर रहा है। जाहिर है सैम राजी नहीं हुआ। उसने नाटक करते हुए फोन उठाया, जैसे वो बॉस के सामने अपनी गलती मानने वाला हो। सैम ने सीधे बॉस के सामने ही ग्रेग की पोल खोल दी। अब वो आर पार के मूड में था और इस घिनौने ग्रेग को मारकर सारा इल्जाम उसी के सिर मढ़ना चाहता था। ग्रेग ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वो पहले से ही घायल था, इसलिए सैम ने उसे जल्दी ही टॉयलेट के गड्ढे में धकेल दिया। जब तक सैम ने कॉल कट किया, ग्रेग की सांसें रुक चुकी थी। ठीक तभी दरवाजे के बाहर से खटखटाने की आवाज आई। घबराहट में सैम ने सीधे ग्रेग को टॉयलेट के गड्ढे में फेंक दिया और जल्दबाजी में वहां से निकल गया। उसे लगा कि उसने अपना काम बहुत सफाई से किया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऊपर से दो आंखें उसे ही देख रही थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब सैम वापस अपने कमरे में जाने वाला था, तभी ये आदमी सामने आ गया। ये कोई और नहीं बल्कि वही दाढ़ी वाला था जिसे उन्होंने डॉक्टर से बचाया था। असल में वहां से जाने के बाद ये आदमी छत पर ही छिपा हुआ था, तभी तो उसके बाद वो कभी नजर ही नहीं आया। अपना राज खुलता देख सैम ने तुरंत बहाना बनाया कि उससे गलती से ग्रेग का मर्डर हो गया, लेकिन जाहिर है कि दाढ़ी वाला इस धोखे में नहीं आने वाला था। उसने तुरंत सैम का झूठ पकड़ लिया। खैर, दाढ़ी वाले ने ये सब किसी और मकसद से किया था। वो चाहता था कि सैम उसे बाहर निकालने में मदद करे और उसे बाहर भागने का रास्ता पता था। कमरे में वापस आकर सैम ने जानबूझकर अपने साथियों से झूठ बोला कि आइलैंड के उत्तर में एक ड्रग फैक्ट्री है, वहां काम करने पर कोई परेशान भी नहीं करेगा और वे पैसे कमाकर अपनी जरूरत का सामान भी खरीद सकेंगे। ये तो एक तीर से दो निशाने वाली बात थी। ये सुनकर उसके सभी साथी मान गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सैम अपने ही मन में कोई खिचड़ी पका रहा है। अगले दिन चारों लोग ड्रग फैक्ट्री में पहुंच गए। बाकी तीनों लोग पूरी मेहनत से काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ सैम का पूरा ध्यान वहां से भागने पर था। यहाँ तक कि जब रयान ने उससे पूछा कि क्या उसने ग्रेग को फोन दे दिया, तो उसने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया कि ग्रेग फोन लेकर भाग गया है। उसने फिर से सारी गलती ग्रेग के सिर मढ़ दी। रयान जैसे बड़े डीलडॉल वाले इंसान में गुस्सा तो कूट कूट कर भरा था, लेकिन उसके पास दिमाग थोड़ा कम था। उसने सैम की बातों पर पूरी तरह यकीन कर लिया। फैक्ट्री में एक ऐसा सीक्रेट रास्ता था जो सीधे जेल के बाहर जाता था। यही वो भागने का रास्ता था जिसके बारे में दाढ़ी वाले ने बताया था। दोनों लोग भागने की प्लानिंग कर ही रहे थे कि अचानक टीम लीडर केविन ने उन्हें देख लिया। अपने सामने एक अजनबी नकाबपोश को देखकर केविन समझ नहीं पाया कि ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं। सैम ने फिर से कहानियां बनाने का अपना हुनर दिखाया। उसने केविन से कहा कि दाढ़ी वाला यहाँ का चौकीदार है, आज उसे काम पर नहीं आना था और अगर मैनेजर ने उसे यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। दोनों ने मिलकर ऐसी कहानी बनाई कि केविन सच में उनकी बातों में आ गया। दरियादिली दिखाते हुए उसने दाढ़ी वाले को उस सीक्रेट रास्ते में भेज दिया। सीढ़ियों से उतरकर वो टनल के अंदर पहुंच गया। अब बस उसे सीधा चलना था और वो जेल से बाहर निकल जाता, लेकिन किसे पता था कि चलते चलते उसके कदम अचानक रुक जाएंगे, क्योंकि उसने जमीन पर इंसान के शरीर का एक कटा हुआ हिस्सा देखा। उसी समय बगल के एक लोहे के दरवाजे से बहुत ही भयानक दहाड़ और जंजीरों के खिसकने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो अंदर कोई खूंखार जानवर कैद हो। उस अनजानी चीज के डर से दाढ़ी वाला हड़बड़ाहट में वापस ऊपर की तरफ भागने लगा और बाहर निकलते समय केविन ने उसे फिर से देख लिया। केविन समझ नहीं पा रहा था कि ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं, लेकिन उसे ये पूरा यकीन हो गया था कि ये लोग जरूर कोई बड़ा राज छिपा रहे हैं। केविन सब कुछ जानने के लिए सैम के पास गया, लेकिन वो चुपके से टॉयलेट में जाकर छिप गया था। थोड़ी ही देर में उसने अपने शरीर से एक अजीब सी चीज निकाली। ठीक उसी समय आवाज सुनकर केविन भी वहां आ गया। इससे सैम इतना डर गया कि उसने जल्दी से निकाले हुए ड्रग्स को कमोड में डाल दिया और सीधे पानी से फ्लश कर दिया ताकि कोई उसे देख ना ले। लेकिन केविन भी कोई बेवकूफ नहीं था। वो जानना चाहता था कि सैम आखिर कर क्या रहा है। आवाज इतनी तेज थी कि जल्द ही बाकी लोग भी वहां आ गए। सैम ने फिर से नई नई कहानियां बनानी शुरू कर दी ताकि वो सबकी सहानुभूति बटोर सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी अभी फेंके गए ड्रग्स से कमोड जाम हो गया था। पानी के बहाव से ड्रग्स के पैकेट ऊपर आ गए और उसके साथियों ने उसे देख लिया। अब उसके ड्रग्स स्मगलिंग का राज पूरी तरह से सबके सामने आ चुका था। हालांकि मौत सिर पर मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी सैम ने सारा इल्जाम ग्रेग पर ही मढ़ दिया। पीटर तो गुस्से से पागल हो रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि इस लड़के ने इतने गहरे राज छिपा रखे होंगे। उसने सबको ट्रिप पर लाने का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि लोग उसकी ढाल बन सके, और उसने सबको इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। पीटर जितना सोच रहा था उसका गुस्सा उतना ही बढ़ रहा था। रयान के बहुत समझाने पर ही वो थोड़ा शांत हो पाया। पीटर तो सैम को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वो कमोड पर गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर केविन जल्दी से उसके पास पहुंचा, लेकिन उसे लगा कि शायद उसके पिता मर चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद पीटर को अचानक फिर से होश आ गया। ऐसा लग रहा था कि उस चोट से उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, बस शायद उसकी थोड़ी याददाश्त चली गई थी। उन सभी के इस जेल में आने से लेकर सैम की ड्रग स्मगलिंग तक पीटर को कुछ भी याद नहीं था, और पीटर के अलावा इन सब बातों से उनका एक और साथी ह्यूगो भी अनजान था। उसे गाने का शौक था, इसलिए लेडी बॉस सेल्मा ने उसे चुन लिया था। सेल्मा चाहती थी कि वो ईस्टर की पार्टी में गाना गाए। उस पार्टी में सेल्मा के अलावा एक और खतरनाक इंसान मौजूद था। वो था आतंकियों का लीडर ब्लैंक। सेल्मा की सारी बातें सुनने के बाद ह्यूगो को समझ में आया कि ये दोनों खतरनाक लोग एक ही परिवार के हैं और सगे भाई बहन हैं। वो लोग इस जेल को इसलिए चला रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसों की बहुत पावर है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि सेल्मा ने ह्यूगो को एक और मकसद से बुलाया था। वो चाहती थी कि ह्यूगो उसके सगे भाई ब्लैंक को मारने में उसकी मदद करे ताकि वो पूरी जेल पर अपना कब्जा कर सके। सेल्मा ने ह्यूगो को एक लैंडमाइन दिया
और कहा कि मौका मिलते ही वो लैंडमाइन ब्लैंक की गद्दी के नीचे रखते। ये काम दिखने में तो बहुत आसान था, लेकिन काफी खतरनाक भी था। जाहिर है कि ह्यूगो ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अब वो उनके इलाके में फंस चुका था। मजबूरी में ह्यूगो ने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सेल्मा आसानी से मान सके कि वो काम पूरा होने के बाद उसे जेल से बाहर निकाल देगी। ईस्टर की रात को दोनों भाई बहन बाहर जुडास को जलाने की रस्म पूरी कर रहे थे। ये ह्यूगो के लिए लैंडमाइन रखने का एकदम सही मौका था। उसने तुरंत गद्दी उठाई और उसके नीचे लैंडमाइन रख दिया। फिर उसने उसकी पिन निकाल दी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कमरे में वापस आने वाला पहला इंसान ब्लैंक नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड होगा। उसे कुछ भी पता नहीं था और वो आकर सीधे उस गद्दी पर बैठ गया। ये देखकर ह्यूगो वहां से खिसकना चाहता था, लेकिन उस लड़के ने उसे पकड़ लिया और फिर वो अचानक से खड़ा हो गया। इस तरह ह्यूगो अनजाने में ही उस लड़के के साथ साथ खुद भी मारा गया। अपने प्यार को दो टुकड़ों में बंटा देखकर ब्लैंक पूरी तरह टूट गया था। चूंकि ह्यूगो मर चुका था, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा सैम और उसके दोस्तों पर निकाल दिया। वो तीनों उसकी बातें सुनकर एकदम हैरान थे, क्योंकि उन्हें उस बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि सेल्मा ह्यूगो को अपने साथ ले गई थी। उनकी बातों से अनजाने में सेल्मा का सच बाहर आ गया। ब्लैंक को तुरंत समझ आ गया कि ह्यूगो को उसकी अपनी बहन नहीं भड़काया था, वो उसकी जान लेना चाहती थी। इसलिए दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ गया और जेल के अंदर गोलियां चलने लगी। थोड़ी ही देर बाद जब बाकी लोग भी लड़ाई में शामिल हो गए तो पूरी जेल में गोलियों की आवाज से अफरा तफरी मच गई। कहते हैं ना कि जब दो शेर लड़ते हैं तो एक का नुकसान पक्का है। यही जेल से भागने का सबसे सही मौका था। अंधेरे में छिपे हुए दाढ़ी वाले ने सोचा कि क्यों ना इस आग में थोड़ा और घी डाला जाए। उसने मौका देखकर टावर से नीचे टॉयलेट के लिए आए गार्ड को जोर से मारकर बेहोश कर दिया। फिर वो टावर पर चढ़ गया और गार्ड का वॉकी टॉकी ले लिया। उसके बाद उसने गार्ड बनकर कंट्रोल रूम के स्टाफ से बात की। उसने कहा कि सेल्मा और उसका भाई जेल के आसपास वाले माइनफील्ड स्टेशन पर है और उन्हें माइनफील्ड का स्विच बंद करने को कहा। ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने तुरंत सीसीटीवी देखा और उसे जेल में हंगामा होता दिखा, इसलिए उसने जल्दी से मेन स्विच बंद कर दिया। लेकिन गलती से उसे बिजली का जोरदार झटका लगा और वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद कैदियों ने देखा कि जेल की लाइट जा चुकी है, तो वो सब अपने अपने सेल से बाहर आ गए और जेल से बाहर की तरफ भागने लगे। एक ही पल में पूरी जेल में खौफनाक माहौल बन गया। बहुत सारे कैदी सुरक्षित तरीके से माइनफील्ड में घुस गए। सैम और उसके साथी भी बाहर की आवाजें सुनकर बाकी भीड़ के साथ उसी तरफ भागने लगे। अपनी याददाश्त भूल चुका पीटर तो सबसे आगे दौड़ रहा था, लेकिन जैसे ही सारे कैदी माइनफील्ड को पार करने वाले थे वो बेहोश हुआ। स्टाफ अचानक होश में आ गया। कैदियों को भागता देख उसने फिर से स्विच ऑन कर दिया। देखते ही देखते माइनफील्ड से लगातार धमाकों की आवाजें आने लगी। कैदी इतने डर गए थे कि वो जहां थे वहीं जम गए। उन्हें डर था कि कहीं उनका पैर किसी माइन पर ना पड़ जाए। थोड़ी देर के लिए सभी कैदी बुद्ध बन गए थे, लेकिन याददाश्त खोने की वजह से पीटर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो माइंस की परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहा और पलक झपकते ही एक धमाके ने उसके चिथड़े उड़ा दिए। अब 8 लोगों में से सिर्फ 4 ही बचे थे और केविन अभी भी माइनफील्ड में फंसा हुआ था। उसकी जान खतरे में थी। जब वो पूरी तरह से उम्मीद खो चुका था, तभी उसे अपने पास से फोन की घंटी सुनाई दी। वो बॉस का फोन था जो सैम के लिए आया था। जेल में पीटर ने बड़ी मुश्किल से सैम से वो फोन छीना था और अब वो फोन उसके बेटे के लिए आखिरी निशानी बन गया था। सैम को केविन की जान की परवाह नहीं थी। उसने केविन से पहले फोन वापस करने को कहा, क्योंकि अब सिर्फ बॉस ही उन्हें बचा सकता था। केविन ने कभी नहीं सोचा था कि सैम इतना बेरहम होगा, जिसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी। इसलिए गुस्से में आकर उसने फोन को हवा में दूर उछाल दिया। फोन हवा में घूमते हुए सीधे दाढ़ी वाले के हाथ में जाकर गिरा। किस्मत का खेल देखिए, अनजाने में ही केविन ने फिर से सैम की जान बचा ली थी। फोन मिलने के बाद उन्होंने केविन को माइनफील्ड में ही छोड़ दिया और खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। और इस समय केविन अपने परिवार की मौत और दोस्त के धोखे से पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना कदम आगे बढ़ा दिया। थोड़ी ही देर बाद सैम और उसका साथी दाढ़ी वाले की मदद से जेल से बाहर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें लेने के लिए जो लोग आने वाले थे वो निकल चुके थे। दोनों लोग पूरी तरह निराश थे और समुद्र के किनारे सिर पकड़कर रो रहे थे। तभी रयान ने देखा कि सैम न जाने कब उठकर खड़ा हो गया है और उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर है। असल में सैम ने पहले से ही भागने का प्लान बना रखा था। उसने मुसीबत के समय के लिए एक लाइफ बोट भी तैयार रखी थी, लेकिन उस लाइफ बोट में सिर्फ एक ही इंसान जा सकता था, इसलिए उसने वहां से निकलने के लिए अपने ही दोस्त की बलि चढ़ा दी। जाने से पहले उसने काफी सारा ड्रग्स भी चुरा लिया था ताकि बॉस के सामने जवाब दे सके। लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे ही वो अपनी लाइफ बोट पर बैठकर कुछ ही दूर निकलेगा, अचानक समुद्र से एक इंसान बाहर निकलेगा। वो सारा थी। जब जेल की लाइट गई थी तो वो सबसे पहले बाहर भागी थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद आखिरकार उसे एक नाव नजर आई। कभी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब मिलने पर उनके बीच पहले जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि सारा ने अभी अभी अपनी आंखों से देखा था कि कैसे सैम ने रयान की जान ली। एक दूसरे को देखने के बाद उन दोनों की नजर कोने में पड़ी एक पिस्तौल पर गई। डायरेक्टर ने ये नहीं दिखाया कि उनमें से कौन जिंदा बचा, लेकिन एक बात तो तय है कि लालच और मुसीबत के समय इंसान अपनी इंसानियत भूल ही जाता है।